हम पढ़ रहे हैं विद्युत चलन तथा ओम का नियम, कक्षा 12 फिजिक्स, और ये 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, जैसे विद्युत धारा है, धारा घनत्व है। इसी क्रम में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक जो हमारा है विद्युत चालन। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत चालन के बारे में कि विद्युत चालन होता क्या है, ठीक है। और साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि जो धातु होते हैं, धातुओं में धारा प्रवाहित क्यों होती है और कैसे होती है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं जो धारा को प्रवाहित करती है, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाती हैं। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चालन। पहला टॉपिक जो हमारा होगा आज का विद्युत चालन होगा। विद्युत चालन, विद्युत चालन होता क्या है? तो चालकों में जो आवेशित कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चालन कहते हैं। विद्युत चालन ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे अगर कोई चालक है और चालक के सिरों पर ये कोई चालक है और इस चालक पर मान लीजिए आवेशित कण आ जाते हैं, इसे प्लस क्यू आवेशित कण होते हैं। आवेशित कण जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, यही सब क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं। तो जो आवेशित कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चालन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप डिफिनेशन लीजिएगा, विद्युत चालन क्या होता है, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। इन आवेशित कणों के कोण को ही हम आवेश वाहक कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं, वाहक कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत चालन तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसका एग्जाम में जब भी आएगा तो यही पूछेगा कि विद्युत चालन किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आवेशित कणों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, विद्युत चालन कहलाता है। और आवेशित कणों को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं। चलिए, तो इस तरीके से विद्युत चालन खत्म हो गया। हम अगला टॉपिक पर मूव करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। और वो है क्या, धातुओं में विद्युत चालन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या है हमारा, धातुओं में विद्युत चालन, विद्युत चालन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए दीवार है, तो दीवार एक बार खड़ा नहीं हो जाता है, एक बार में खड़ा नहीं होता है, उसमें छोटे छोटे ईंट सजा करके उसमें क्या होते हैं, दीवार खड़े कर जाते हैं। उसी तरीके से जो कोई भी पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अगर ये हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ, तो ये जो पदार्थ होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा पदार्थ हो गया और ये छोटे छोटे कणों से क्या हो गया है, मिलकर बना हुआ है। इस प्रत्येक कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये पदार्थ हो गया और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर
बना है, और इस छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे परमाणु। ठीक है, तो ये पदार्थ हो गया। ये पदार्थ में क्या हो गया? परमाणु हो गया। पदार्थ छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मैं इस एक परमाणु को बाहर निकालता हूं और इसमें देखते हैं कि ये क्या परमाणु किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसे हमने पदार्थ को देख लिया कि पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना है, तो पदार्थ किससे मिलकर बना था? परमाणु से, परमाणु से। और हमने एक परमाणु को बाहर निकाल के देखा। जब हमने इसको देखा तो ये भी पता चला कि ये भी 3 मूल कणों से मिलकर बना है। पदार्थ भी क्या हुआ है? 3 मूल कण से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋण चार्ज होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे ये उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद हमने देखा कि ये जो परमाणु है, परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग होता है। कैसा भाग होता है? धनावेशित। तो धनावेशित भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु के मध्य भाग में एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये जो नाभिक है ये 2 मूल कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या मिलकर बना होता है? नाभिक। इसका मतलब जितने सारे प्रोटॉन होंगे, जितने सारे न्यूट्रॉन होंगे, सब कहाँ होंगे? इसी नाभिक में। तो ये प्लस प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन से बनकर क्या बन गया? नाभिक। तो नाभिक में 2 कण आ गए, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। अभी क्या बच रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो इस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है कि इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। किस कक्षा में? वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। इसी तरीके से कई सारे क्या होते हैं? नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती है और इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 2 8 18 32 वाला आप लोग नियम पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो पहले वाले में कितने होंगे? 2। दूसरे वाले में कितने होंगे? 8 हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से क्या होते हैं? हर जगह क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में होंगे, दूसरी कक्षा में होंगे, तीसरी कक्षा में होंगे। ये लास्ट वाले जो कक्षा होता है इसको वाई कक्षा कहते हैं। कौन सा कक्षा कहते हैं? वाई कक्षा कहते हैं। तो ये कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो जहाँ माइनस और प्लस मिल गया तो वहाँ क्या लगता है? आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स करते हैं उसको। तो आकर्षण बल होता क्या है? जब किसी वस्तु को बल लगाकर अपनी तरफ खींचते हैं उसे बोलते हैं आकर्षण बल। ठीक है, तो प्रोटॉन, जितने सारे प्रोटॉन हैं सभी के सभी क्या हो गए? इसी में हो गए। इसकी संख्या ज़्यादा हो गई तो प्रोटॉन सारे प्लस चार्ज इसी पे हो गए, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि अलग अलग बिखरे हुए हैं। ये सारे प्रोटॉन एक ही में स्थित है, इनकी ताकत क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ एक जगह 10 लोग मिलकर एक जगह हो जाते हैं तो उनकी क्या होती है? ताकत ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि 10 लोग हैं, वो अलग अलग है, एक वहाँ है, एक इधर है, एक इधर है, तो उनकी जो शक्ति होगी वो कम हो गई। ठीक है, तो ये प्रोटॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज इसका मान ज़्यादा है क्योंकि, और ये भारी भी होता है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन क्या होता है? इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो खींच नहीं पाएगा। तो प्रोटॉन क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, आकर्षण बल से अपनी तरफ खींचेगा। तो पास वाले इलेक्ट्रॉन बीच की दूरी कम है तो आकर्षण बल ज़्यादा लगता है। फिर जो दूसरा वाला आपकी कक्षा है इसकी बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, तो अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल कम हो जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे बल का मान क्या होता है? कम होता है। और अंत में हम लोग देखते हैं कि जो वाई कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ये,
इससे और प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या होती है, काफ़ी बड़ी दूरी बड़ी हो जाती है। तो दूरी ज़्यादा होने के कारण बल का मान बहुत कम लगने लगता है। जब बल का मान बहुत कम होता है तो जब कोई विक्षोभ इसमें देते हैं, इस परमाणु में क्या करते हैं, कोई विक्षोभ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इससे कमरे की ताप पर भी या भी किसी विक्षोभ पर इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कक्षा का ये बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर इस परमाणु है, इस परमाणु से बाहर निकल गया और पूरे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो अपने परमाणु से मुक्त हो गया, मुक्त होकर पूरे पदार्थ में क्या होता है, घूमने लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, यहाँ से निकल के बाहर आ गया, इससे हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए पदार्थ है, यहाँ पे कोई आवेशित कण आ गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाकर कहाँ भेज देंगे, दूसरी तरफ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण कौन कराता है, सॉरी आवेशित कणों को कौन स्थानांतरित कराता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से वहाँ तक क्या करेगा, भेजेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और पूरे पदार्थ में क्या करने लग गया, घूमने लग गया। एक चीज और, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि धातु किसे कहते हैं, तो जो ऐसे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी क्या करते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पदार्थ है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 10 और कितना हो गया 7, इसकी कमी हो जा रही है। हम लोग लेते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 Na। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो हो जाएगा 2 8 और 1। पहला कक्षा पूर्ण हो गया, दूसरा कक्षा पूर्ण हो गया, तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको साझा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे से मांगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। जैसे मान लीजिए आपका उंगली में क्या हो गई, कैंसर हो गई, तो इस कैंसर से अगर मान लीजिए कि दवा से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अगर इसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे पूरे शरीर में कैंसर होगा। इससे अच्छा है कि आप एक उंगली क्या कर दीजिए, काट कर फेंक दीजिए, आपका पूरा शरीर तो बच जाएगा। ठीक वैसे ही क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इसको अगर इसको अस्थायी होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, क्योंकि 7 मांगने से अच्छा है कि आप क्या कर दीजिए, 1 त्याग दीजिए। जब ये 1 त्याग देगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, +1 चार्ज बन जाएगा। आप किसी को 1 रुपये दे दिए तो आप थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या किए हैं, दान दिए हैं। और जो लिया है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऋण में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि उसने आपसे क्या किया है, कर्जा लिया है। तो आप किसी को देते हैं तो आप धन हो जाएंगे, और जो लेगा वो क्या करेगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे पदार्थ से परमाणु से निकलकर पूरे पदार्थ में क्या करते हैं, घूमने लगते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि किसी परमाणु में पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के मध्य भाग में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो नाभिक के पास के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु नाभिक से आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। जो वायु कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बीच की बल कम लग जाती है और ये कमरे की ताप पर क्या होते हैं, परमाणु से निकलकर पूरे पदार्थ में घूमने लगते हैं। और घूमने लगते हैं तो इसे हम क्या मुक्त हो गए हैं, परमाणु से मुक्त हो गए हैं तो घूमने लगते हैं पूरे पदार्थ में। इसे बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुओं में विद्युत चालन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु शब्द के इसलिए क्योंकि धातु में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और सबसे अच्छा जो आपका तो जो धातु है, धातु वो सबसे ज़्यादा कौन अच्छा है सुचालक, तो चांदी जो है वह धातु का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, चालक माना जाता है, सुचालक भी कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है या नहीं के बराबर होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है, लगभग नगण्य पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अचालक कहते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। और जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। वो होता है 10 के पावर 29/29 प्रति मीटर क्यूब, यानी एक आयतन, यानी कि 1 मीटर क्यूब में परमाणुओं की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 के पावर 29 होती है। तो एक धातु में अगर इतने सारे क्या हो रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो उसमें विद्युत धारा क्या होती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला हम टॉपिक चलेंगे, इससे भी महत्वपूर्ण और एग्जाम में सबसे बार बार पूछने वाला जो टॉपिक है वो है अपवाह वेग और अनुगमन वेग है। आज उसको हम देखते हैं, अपवाह वेग और अनुगमन वेग होता क्या है। चलिए, अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होते हैं। ठीक है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जामिनर देता रहता है, बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझिएगा। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, पहले तो हम इसको VD से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई चालक है, इस चालक के सिरों पर जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं रहता है, जब इसके सिरों पर हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तो जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, अभी हमने बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से निकलकर पूरे पदार्थ में क्या होते हैं, घूमते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति में क्या होता है कि जो आवेश होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो बार बार इधर उधर गति करते हैं। एक इधर गति कर रहा है, एक इधर गति कर रहा है, ऐसे क्या होते हैं, इनकी दिशा फिक्स नहीं होती है, ऊपर नीचे जिधर मन करे उधर क्या करते हैं, गति करते हैं, और बहुत ही उच्च वेग से गति करते हैं। और इस उच्च वेग को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग या तापीय वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु से निकल करके पदार्थ में, पूरे पदार्थ में एक अति उच्च वेग से क्या करते हैं, गति, यादृच्छिक गति करते हैं, और इनकी दिशा क्या होती है, बार बार बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर परमाणु से निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वो क्या, जहाँ से निकल जाएगा वो क्या बन जाएगा, धनावेश। जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, वो क्या बन जाएगा, धनावेश। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तेजी से, तो ये धन आयनों से बार बार क्या करते हैं, टकराते हैं। जहाँ से निकले थे तो वो तो बन गया धन आयन, और ये क्या निकल गए, तो ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो वो धन आयनों से क्या होते हैं, बार बार टकराते हैं, जिससे इनकी दिशा क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। आप जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं और खूब सभी को तेजी से दौड़ा दिया जाए, तो आपस में क्या करेंगे, इधर उधर लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो उनकी दिशा क्या होगी, चेंज होगी। टक्कर होगा तो दिशा क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर दिशा चेंज होती है तो इनका जो औसत वेग होता है, औसत वेग वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, और इसी वेग को हम लोग तापीय वेग या ऊष्मीय वेग कहते हैं। इसका जो मान होता है लगभग 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक सेकेंड में ये 5 जीरो लगा लीजिए, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और ये लाख, यानी एक सेकेंड में
1,00,000 मीटर क्या करते हैं, दूरी तय करते हैं। सोचिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इनकी बार बार क्या होता है, धन आयनों से टकराते हैं और इनकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो अगर आपको लिखना पड़ेगा तापीय वेग या ऊष्मीय वेग किसे कहते हैं, तो सीधा सीधी बता सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मैं लिख दे रहा हूं यहां से देखिए, किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन अति उच्च वेग लगभग 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, जिसे तापीय वेग या ऊष्मीय वेग कहते हैं, ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए हैं, अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन अति उच्च वेग 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यादृच्छिक गति करते हैं, जिसे हम तापीय वेग या ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, ये कब होगा, जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा तब। अब हम क्या करते हैं, चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, और विद्युत क्षेत्र जिस समय नहीं लगा होगा उस समय औसत वेग क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही अति उच्च वेग से गति करते हैं और धन आयनों से टकराते हैं, जिससे उनकी दिशा बदलती रहती है, और दिशा बदलने के कारण उनका औसत वेग क्या होता है, 0 होता है। यही कारण है कि सामान्य अवस्था में जो धातु होते हैं उसमें विद्युत धारा नहीं होती है। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहा अगर ऐसे ही पड़ा है तो आप उसको छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि उसमें आवेश तो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आवेश तो है, लेकिन उनका औसत वेग क्या हो गया, 0, इसलिए क्या होगा, लाइट नहीं मार देगी। अब देखते हैं उसी लोहे को सिरों पर हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। जैसे देखिए, ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे आपके पास क्या है, ये आपका पास चालक है, चालक तार AB है, और इसके सिरों पर हम लोग बैटरी से क्या कर दिए हैं, विभव लगा दिए हैं। जैसे हम लोग विभव यहाँ से V वोल्ट का विभव देंगे तो यहाँ से विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, इसके सिरों से जोड़ दिए हैं जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगने लगेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कक्षा में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे क्या कर क्लास में बैठे हैं, तो जब तक टीचर नहीं रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, बार बार क्या करते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, अपने आपस में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। वही मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो।
ठीक है, कब? जब क्लास में टीचर नहीं रहेंगे तब। छोटे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और बार बार अगर इधर उधर घूमेंगे तो अधिक दूसरे से टकराएंगे तो उनकी दिशा क्या होगी, चेंज होगी, और जब चेंज हो जाएगी तो उनका औसत वेग क्या होगा, 0। तो चालक के सिरों पर जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए हैं, मतलब टीचर क्लास में प्रवेश नहीं किए, उस समय जो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर गति करेंगे तो उनकी गति को क्या करेंगे, तापीय वेग या उसमें वेग कहते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, जब चालक के सिरों पर विद्युत V वोल्ट का लगा देंगे बैटरी, और बैटरी से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा देंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है कि जो बच्चे इधर उधर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, अगर जैसे ही टीचर इसमें क्या कर दिए, प्रवेश कर दिया, और टीचर यहाँ पर आकर क्या हो गए, खड़े हो गए। जब टीचर यहाँ पर खड़े होंगे तो जितने सारे स्टूडेंट होंगे सब क्या करेंगे, एक दूसरे को लाइन में बना लेते हैं और एक समान अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, और टीचर के विपरीत दिशा में, टीचर की दिशा किधर है, इधर की तरफ, और जो आपके स्टूडेंट है छोटे छोटे बच्चे, इनकी दिशा क्या हो जाएगी, टीचर की दिशा की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएंगे, और एक दूसरे को लाइन में लगाकर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, है कि नहीं। जैसे ही टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समायोजित कर लेते हैं, और समायोजित कर कर क्या करते हैं, टीचर के विपरीत दिशा में बैठने लगते हैं। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। ये आपके विद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया, इसकी दिशा इधर है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसी के विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को समायोजित कर लेंगे, और विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब देखिए ये ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि जब भी विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया, और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम रहा था, इधर जैसे ये घूम रहा था, ये इधर घूम रहा था, ये इधर घूम रहा था, तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, तो हम लोग पीछे पढ़े चैप्टर नंबर 1 में कि विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को ले जाते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होता है। उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इसका आवेश होगा, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इस पर क्या होगा, बल लगने लगेगा। जब बल लगने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे, और त्वरित होकर के इसके विपरीत दिशा में, चूंकि इस पर ऋण चार्ज है और इस पर विद्युत क्षेत्र पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, तो प्लस, और ये क्या है, माइनस, तो इसकी आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा में हो जाएंगे, इसके दिशा में, क्योंकि इधर की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो अब इसकी दिशा टेढ़ मेढ़ ना होकर के क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगी, और एक जहाँ है वहीं पर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से मुड़ जाएंगे, और क्या करते हैं, मुड़ जाकर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहुत ही कम, क्यों बहुत ही कम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, बैटरी से जो ऊर्जा ली जाती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धन आयनों से टकराते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा क्या होती है, खत्म हो जाती है, और बहुत कम ऊर्जा बचती है। कम ऊर्जा बचने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही कम वेग से क्या होते हैं, आगे की तरफ विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं, और उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपने आप को समायोजित करके और एक नियत वेग से क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अगर एग्जाम में आ गया अनुगमन वेग किससे कहते हैं, तो सीधे लिखिएगा आप लोग, जब किसी, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखिएगा, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बहुत ही कम एवं नियत वेग से आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कम एक नियत वेग से आगे बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसी के बाद आता है श्रांति काल। श्रांति काल, और श्रांति काल को हम लोग क्या करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ठीक है, तो देखिए जैसे ही विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन
जैसे ही टीचर प्रवेश करते हैं क्लास में तो बच्चे जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने अपनी सीट पे जाते हैं। जब अपने अपनी सीट पे जाएंगे तो बार बार टकराएंगे। जब टकराएंगे तो जैसे मान लीजिए एक टक्कर यहाँ हो गया, दूसरा टक्कर यहाँ पे हो गया, तो दो टक्करों के बीच की जो क्या होती है, दूरी होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत दो टक्करों के बीच के जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसका मान लगभग 10 के पावर माइनस 9 मीटर कोटि का होता है। ठीक है। और क्रमागत दो टक्करों के बीच एक टक्कर यहाँ हो गया और कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पर टक्कर होगा। तो क्रमागत दो टक्करों के बीच की जो समय लगता है, इस समय को, अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल को टाउ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड होता है। ठीक है। तो अगर आ गया कि श्रांति काल किसे कहते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत दो टक्करों के बीच के जो समय लगता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत दो टक्करों के बीच के जो समय लगता है, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। यह लगभग 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड होता है। माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत दो टक्करों के बीच की जो क्या होती है, दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसका जो मान होता है लगभग 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बहुत ही कम एवं नियत वेग से आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ गति करने लगते हैं। और इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले मैंने जस्ट पढ़ाया था आपको, तापीय वेग या ऊष्मीय वेग किसे कहते हैं, जब किसी चालक की सिरों पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही अति उच्च वेग से गति करते रहते हैं, उस गति को तापीय वेग या ऊष्मीय वेग कहते हैं। और उनका धन आयनों से बार बार टकराने के कारण उनकी दिशा में क्या होता है, बार बार परिवर्तन होता है, जिससे उनका औसत वेग क्या होता है, 0 होता है। यही कारण है कि सामान्य धातुओं में विद्युत धारा नहीं होती है। तो आज हम पढ़ लिए कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग क्या होता है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इसको वीडियो स्लो करके जो हमने परिभाषा लिखा है, बोला है, उसको लिख लीजिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।